क्या हो गए? अकथित अंग। फिर हमने क्या देखा? इसी की बात हो गई कि द्विकर्मक जब अकथित अंश है तो उसका जो डिफॉल्ट फार्मूला उसको लेने के लिए बैठा हो, जब वक्ता कारकत्वेन जो विशिष्ट कारकत्वेन न किसी कारक को कहना नहीं चाहता, तो फिर उस कारकत्व को ग्रहण कौन कर लेता है? वो शेष हो जाता है, तो षष्ठी से उसको ग्रहण कर लेती है। षष्ठी शेषे के अपवाद की 16 धातुएं हैं। उन 16 धातुओं का ग्रहण यहाँ पर अकथित अंचा में हुआ है। कौमुदीकार ने उन 16 धातुओं का ग्रहण यहाँ किया है। तो वो 16 धातु कौन कौन सी हो गई? बोलिए। दूह, याच, हम्म। पच, दंड, रुध, हम्म। हम्म। पृच्छ, प्रच पृच्छ, जी हम्म। हम्म। चीन, भूषास भू, हम्म। शास्त्र, हम्म। जी मंथ मुष मंथ और मुष। हम्म। और जी में से नीहरी कृष वह और फिर हम्म। नी भी, अ, नी भी, कृ, कृष कृष और वह। कृष और वह। हम्म। ये याद नहीं हुई तो अपना काम चलेगा ही नहीं। तो इसके फिर अपन ने विभाग भी किए। तो ये जो अधिकरणत्वेन कितने को कहा गया है, जिसको प्राप्त था और नहीं कहा गया, वो कितनी प्राप्त हुई अपना को? 5 बोलिए। रुद्र नीहरी कृष वह। और फिर संप्रदानत्वेन। दो भूय और शास्त्र भ्रूण हम्म, शास करणत्वेन। पक्ष। पच हम्म, और जिनमें प्राप्त ही नहीं था कारकत्व, याच, विशिष्ट कारकत्व, याच और अन। याज्ञ और पृच्छ। शेष अपादानत्वेन। बाकी के सारे दूह, सार्थक। दूह दंड दंड, छीय, जी, जी जी मंथ, मत मुष मूष, हम्म, तो इस प्रकार अपने को ये 16 धातु याद हुई। ठीक है जी। फिर क्या प्रकरण आया जी, बताइए। 16 धातु हमने याद कर ली, उसके बाद प्रधान और गौण। ये चर्चा शुरू हुई प्रधान और गौण। और अकथित अंश के लिए दो शब्द और पढ़े ना अपन ने। अंतरंग और बहिरंग। और पढ़े हमने। कर्मयुग और अपूर्व। हाँ, पहले सबसे पहले जो पेयर पढ़ा हमने, कर्म युक्त तथा युक्तम। तो जो ईप्सित तम है उससे युक्त होना चाहिए, है ना? उसी की बात होगी यहाँ पर। और दूसरी बात हमने क्या देखी, वो कर्म युक्त तो है, साथ में उसकी अपूर्व कर्म संज्ञा होनी चाहिए, पहले से नहीं होनी चाहिए, है ना? ये दो बातें देखी, ये देखी। तो जरा एक बार वापस बताएंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, ये दोनों में। कर्म युक्त होना चाहिए मतलब वो जो ईप्सितम आपने कर्म किया है, हम्म। कर्म संज्ञा, उससे उस वो लिंक्ड होना चाहिए। हाँ। ये। और हाँ। पहले से कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तथा युक्तम चा नीप्सितम आप पहले ही कह चुके हैं। हम्म। तो जिसको आप पहले से कर्म संज्ञा दे चुके हैं, यदि उसी को इसी से करने लगे तो फिर वो तथा युक्तम चा नीप्सितम क्यों कहेंगे आप? जैसे तो इसका अनिप्सित एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। कोई भी जो उठाएंगे वही एग्जाम्पल इसका बन जाएगा। आप वाक्य बोलिए, आप वाक्य बोलिए। अ, जैसे अभी जो हमने दूह के लिए लिया था, हम्म। गौ, क्या था, वामन, नहीं, दूह के लिए लिया था, गोपाल, गाम गाम, दोग्धीपय। अब ये तो जो दूध है ये तो अपना ईप्सिततम हो गया यहाँ पर। जी। आप वास्तव में तो दूध ही चाहते हैं,
परंतु दूध की चाहने से नहीं होगा, दूहना पड़ेगा। तो दूहना पड़ेगा। तो जो गाय है, हम्म जो गाय है, तो बताइए गाय की पहले से कोई संज्ञा प्राप्त है यहाँ पर? नहीं। अपादान संज्ञा प्राप्त होगी जब पय करेंगे तो। हम्म ठीक है ना? हम्म पर उसकी कर्म संज्ञा पहले से प्राप्त नहीं। आपने इतने सारे उदाहरण दिए ना, हम्म आप बताइए हमने कहीं कर्मत्वेन किसी को देखा क्या? नहीं। तो अपूर्व कर्म संज्ञा हाँ नहीं अब होनी चाहिए। जी अब जी जो अब आप समझ। करेंगे वही हम्म कर्म संज्ञा उसकी प्राप्त होगी। जी। यदि पहले से कर्म संज्ञा है तो हम्म फिर आप क्यों उसकी कर्म संज्ञा करने चलेंगे? जी। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद क्या पॉइंट लाए अपन, बताइए। अंतरंग बहिरंग। अंतरंग बहिरंग। तो अंतरंग और बहिरंग कर लीजिए। बताइए अंतरंग और बहिरंग से कैसे पता चलेगा अपने को अंतरंग और बहिरंग का? जो जो इप्सित मतलब जो पहले से था, या जो बाद में भी इप्सित के जाने के बाद भी वो रहेगा, और जो जिसके बगैर इप्सित पॉसिबल नहीं है। हम्म, बिल्कुल सही बात है। तो अंतरंग कौन हुआ? अंतरंग वो हुआ जो जो अभी आप काम कर रहे हैं उसमें प्रवृत्त होने से पहले भी आपके साथ था। तो आप जो पहले से उपलब्ध था उसी के साथ तो युक्त हो सकते हैं। गऊ है, तो गऊ जब खड़ी है, अभी दूही नहीं गई है, उस समय भी गऊ आपके पास है। जब आप गाय दूध देंगे उसके बाद भी है, दूहते समय भी है। परंतु पयस तो इस क्रिया के से ही निष्पन्न होता है, प्राप्त होता है। इस व्यापार जन्य है पयस। पयस दूहने के व्यापार से जन्य है। तो दूहने के व्यापार से जन्य है मतलब दूहने के व्यापार से पहले तो वो नहीं था। तो द्विकर्मक की स्थिति में क्या होता है? अंतरंग कौन होता है? जो कार्य में प्रवृत्त होने से पहले उपलब्ध था, जिससे कर्ता पहले प्रवृत्त होता है, वह क्या कहलाता है? अंतरंग कहलाता है। और ये जो अंतरंग होता है, इसी को द्विकर्मक में जो आप कर्मणि प्रयोग बनाएंगे, तो कर्मणि प्रयोग में धातु किसको कहेगा? कर अंतरंग। कर्मणि अंतरंग को प्रधान कहे। हाँ, अंतरंग। कर्म को अंतरंग को कहेगा। ठीक है ना? ये सबसे प्रधान विषय था। अगर अपन यूं लोक व्यवहार की दृष्टि से देखें, तो जब गाय से दूध दूहा जाता है तो दूध आपका ईप्सित तम होने से कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा प्राप्त है। तो वहां फिर गौ, गौ में तो अपादान प्राप्त है। उसको अपादानत्वेन हम कहना नहीं चाहते, तो वो अकथित हो गया। ऐसा जो अकथित है और दूह धातु के कर्म से युक्त है, तो दूह धातु का कर्म हो गया पयस। पयस से युक्त है और अकथित है, तो फिर गाय को क्या हो गया? यहाँ पर अकथितन च से कर्म संज्ञा प्राप्त हो गई। तो उन्होंने पहले ही कह दिया। हम सब जो ये इतना बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कि द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु है, तो द्विकर्मक में आपके साथ सामने समस्या कब आएगी? कि जब आप इसका कर्मणि प्रयोग बनाने चलेंगे, तो दो दो कर्म हैं जो कहने लग जाएंगे कि हमें धातु से लगा प्रत्यय कहेगा, हमें धातु से लगा प्रत्यय कहेगा। तो फिर आप धातु से कहे हुए प्रत्यय द्वारा जो उक्त है उसमें अभिहिते प्रथमा करने चलेंगे, तो दोनों में अभिहिते प्रथमा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? तो इसलिए उसमें किसमें अभिहिते प्रथमा करेंगे, किसमें कर्मणि द्वितीया करेंगे। ठीक है ना?
तो बताइए वहां पर कैसे डिसीजन लेंगे? तो वहां पर वो जो धातु से लगा प्रत्यय है वह किसको कहेगा? तो वह अंतरंग को कहेगा। ठीक है ना? ये बहुत सुंदर समाधान हो गया था। तो और अंतरंग किसको कहेगा? कौन होगा? जिसमें कर्ता पहले प्रवृत्त होगा। यहाँ तक की बात स्पष्ट है ना हमारे? फिर अपन ने ये ग्रह कार्य लिया था, आपको समय मिले तब आप कर्मणि प्रयोग बनाइए। उसके बाद अपन ने लिया देश कालादि कर्म। देश कालादि कर्म वास्तव में हमें क्या बताता है कि किसी भी क्रिया को घटित होने के लिए मिनिमम क्या क्या चीजें चाहिए। कोई भी क्रिया है, यदि वह घटित होनी है तो उसको क्या क्या चाहिए? तो क्या क्या चाहिए मतलब, यदि कोई क्रिया घटित होगी तो किसी न किसी तो देश में घटित होगी ना। कोई भी क्रिया घटित होगी तो किसी न किसी देश में तो घटित होगी। और यदि क्रिया घटित हो रही है तो उसको कोई न कोई काल तो लगेगा ही प्रयुक्त होने में। ये दो बातें हो गई। और क्रिया का स्वयं का अर्थ होता है जिसमें उसको और कुछ नहीं चाहिए, होता है भाव अर्थ। ये भाव तो उसको चाहिए ही। ये जो प्रोसेसिंग होती है ना क्रिया के घटित होने की, उसमें भाव क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कोई बताएंगे? भाव क्यों इंपॉर्टेंट, तीसरा एसेंशियल क्यों बताया भाव को? बताइए जी। भाव का अर्थ क्या व्यापार हुआ? ही भाव, धातु का जी। व्यापार ही भाव है, मतलब धातु, हाँ। धातु का व्यापार ही भाव है, मतलब वो क्रिया जो कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं, हम्म। भाव के लिए। देखिए, जो क्रिया घटित होनी है ना, तो आप कुछ भी करते हैं कॉमन सेंस से देखिए, तो उसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है? आप कोई भी काम किन से कर सकते हैं बताइए तो। कोई भी काम कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोल रहा हूं जी? पहले तो आप, बोलने की इच्छा हो। करेक्ट। हाँ, बहुत सुंदर, बोलने की इच्छा हो, फिर बोलने की जो भी मतलब वॉट एवर ऑर्गन्स ऑफ द माउथ आर रिक्वायर्ड वो वर्किंग हो। हम्म। रन। बोलने की शक्ति होनी चाहिए। हम्म। देखिए, हमारे दो तरह की डिवाइसेस हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आउटपुट डिवाइस काम कर रही है। हम्म, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आउटपुट डिवाइस काम कर रही है। तो मेरी जो आउटपुट डिवाइस है वो पांच तरह की है। उन्हें कहते हैं कर्मेंद्रिय। हम्म, और मेरी जो इनपुट डिवाइस है वो भी पांच तरह की है। उन्हें कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। अभी यह मैं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के करणों तो प्रयुक्त कर रहा हूं। तो वाग इंद्रिय का बाह्य करण है मुख, जिह्वा। इस जिह्वा से बोल पा रहा हूं मैं। परंतु इस जिह्वा में बोलने की शक्ति आती है वागेंद्रिय से। और वागेंद्रिय में प्राण कैसे मिलता है? जब मन में कोई भाव उदित होता है। मन में कोई भाव जो इच्छा रूप में प्रकट हुआ, वह भाव ही संप्रेषित होता है वास्तव में बोलने तक। यदि मेरे मन में कोई बोलने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या? हम्म, यदि, हाँ, तो ये जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, इसके पीछे मेरा कोई भाव होता है। वो भाव की झंकृति यहाँ तक आती है। तो मतलब जब भी क्रिया घटित होगी तो उसके पीछे कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई भाव निहित होगा। तो ये जो भाव है
यह तो क्रिया में असेंशियली होगा ही। तो क्रिया का तीसरा असेंशियल क्या हो गया? जो सबसे पहला है वह है भाव। वह जब भाव है, वह भाव सबसे एसेंशियल है। और दो चीजें एसेंशियल क्या हो गई? यदि क्रिया को कहीं दिखना है तो किसी न किसी स्थान में ही दिखेगी जी, घटित होती। और यदि क्रिया किसी स्थान में घटित होते दिखेगी तो उसको कोई समय तो लगेगा ही उसमें। तो देश काल और भाव ये त्रिपुटी है। चौथी जो चीज है वो तो एक विशिष्टता है कि जब गमन क्रिया होगी तो कोई न कोई मार्ग तो रास्ता तो चाहिएगा ही। ये चार, ये तो एक उन्होंने स्पेशली समझाया है अपने को। ये सब बातें अपने को क्यों समझनी है? ये तो प्रत्येक में होगा। क्रिया मात्र में होने वाली बातें है ना, ये तीन तो, ये तो क्रिया मात्र में होने वाली है ना। जी। तो जो क्रिया मात्र में होने वाली है वह तो सकर्मक अकर्मक दोनों में होगी। तो ये जो देश कालादि कर्म जिसको कहते हैं, वो देश काल और भाव और गमन क्रिया में मार्ग अथवा, ये चार तो अकर्मक में भी होगी, सकर्मक में भी होगी। तो फिर अकर्मक और सकर्मक में डिफरेंस क्या होगा? तो उन्होंने बहुत विचार पूर्वक हमें ये बताया है कि जो अकर्मक और सकर्मक में डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वह इसके अतिरिक्त जो हमने ये 3 सूत्र 4 सूत्र कहे हैं, इनसे जो कर्म प्राप्त चाहिए, मतलब इन मिनिमम रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा कुछ यदि उसको चाहिए क्रिया के द्वारा, वह उसका कर्म होगा। वही डिसाइड करेगा। अगर अतिरिक्त कुछ है तो उसको सकर्मक नहीं कहेंगे, और अगर केवल मिनिमम रिक्वायर्ड ही है तो उसको अकर्मक कहेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब अकर्मक में भी उसके बिना तो क्रिया घटित ही नहीं हो सकती, इसलिए वो तो अकर्मक और सकर्मक दोनों में रहेगी। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ चाहिए, देश कालादि कर्म के अतिरिक्त कुछ कर्म है, वह कौन कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ये कल पाठ हुआ था अपना। और इसके अतिरिक्त कोई पेज अपन ने कर लिया था क्या? ये सकर्मक और अकर्मक की डिस्कशन हुआ। इससे क्या फायदा हो जाएगा जी बताइए? सकर्मक अकर्मक को पहचान उन्होंने करा दी थी अपने को। अपन ने कहाँ तक कर लिया था कल पाठ? अब प्रश्न क्या आया था? ये एक प्रश्न और दिया था कि यदि आप ये कह देंगे कि सभी जो अकर्मक हैं वे भी धातुओं में कर्म तो होता ही है, हम्म, तो फिर जो अकर्मक धातुओं के लिए ही सूत्र कहे गए उनका प्रयोग कैसे होगा? हम्म, तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाले हैं, केवल जिनके देश कालादि ही कर्म हैं, देश काल भाव यही कर्म है, इसके अतिरिक्त कोई कर्म नहीं है, तो उनको आप अकर्मक ही मानेंगे। जिनको देश कालादि कर्म से इतर कोई कर्म है उन्हें सकर्मक कहेंगे। इसलिए अकर्मक धातुओं को वो सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी। हम्म, तो अपना पाठ कहाँ तक हुआ था? यहीं तक हुआ था। जी। हम्म, हाँ। अनिल जी, यहाँ पे एक पूछना था कि यहाँ पे जो अकर्मक है, इनमें हम्म। ये चार है, ये ऑलवेज अकथित होगा, राइट? कैसे? मतलब अकथित ही होगा ना अगर वो बोलेंगे तो मतलब अगर वो कथित होगा तो फिर वहां पे कर्म दिखेगा ना फिर। ये सदैव अकर्मक जो धातुएं है ना, हाँ। ध्यान दीजिए, अकथित च में द्विकर्मक का ग्रहण है। एक स्टेप और आगे, अकर्मक में हम क्या करते हैं? उसका एक कर्म तो कर्तुरी ईप्सितमम कर्म से प्राप्त है, उसके एडिशनल तो जो अपन सोच रहे। अकर्मक में इप्सितम कैसे आएगा? नहीं, बात नहीं समझे। जो आपने प्रश्न किया वो क्या कहा? अकथितन च ही होगा। हाँ, अकर्मक में। अकर्मक में अकथित नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अकथित और अकर्मक में भेद हो गया।
अकर्मक में कर्म है ही नहीं। हम्म वो जो क्रिया के गठन के लिए प्राकृतिक रूप से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, हम्म जो कि प्रत्येक क्रिया के घटित होने के लिए मिनिमम पैरामीटर्स हैं, हम्म केवल वही है। उसके इतर उसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले हैं वो कथित होंगे या अकथित नहीं, होंगे? नहीं, उनको तो अपन कर्म मान ही नहीं रहे हैं। अपन ने अच्छा। जब सकर्मक कहा ना, तो हाँ। सकर्मक क्या, इन तीन से इतर, देश जी कालादि से इतर यदि उसको कोई कर्म है तो ही आप उसको सकर्मक मानेंगे, नहीं तो सकर्मक मानेंगे ही नहीं। जी जी, अब समझा जी। हाँ, अकथितन च तो एक स्टेप आगे की बात हो गई। जहां क्या हो गया कि वहां कोई कारक को कोई अन्य कारकत्वेन था, परंतु इन विशिष्ट 16 में उनको हमने आप उस विशिष्ट कारकत्वेन कहना नहीं चाहा, तो हम्म उसको हमने फिर एक सेकंड कर्म बना दिया जी अकथितन से। तो ये तो एक्सटेंशन ऑफ द कर्म संज्ञा है। जी और अकर्मक में उसको मिनिमम बस कर्म व क्रिया होनी है, उसको क्रिया होना ही अभिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जी, फॉलो। बस, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। जिस कर्म के रहने से पृष्ठ संख्या 88 पर ही है अभी अपन, है ना। जी कल कहाँ तक हुआ था, चलिए। जिस कर्म के रहने से रहने से धातु सकर्मक और अकर्मक बनता है, ऐसा कर्म जिन धातुओं का नहीं होता वे धातु अकर्मक हैं। जैसे देवदत्त ग्रंथम पठति, यहाँ पठ धातु का कर्म ग्रंथ है, और देवदत्त पठति, यहाँ पठ धातु का कर्म ग्रंथ नहीं है। ऐसा कभी होने वाला और कभी न होने वाला कर्म जिन धातुओं का होता है वे धातु अकर्मक नहीं कहलाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ प्रश्न क्या उठेगा, यहाँ एक नया प्रश्न उठेगा। देवदत्त ग्रंथम पठति, तो पठ धातु में यहाँ पर कर्म कहा गया है, और देवदत्त पठति यहाँ पर कर्म नहीं कहा गया, तो क्या देवदत्त पठति वाली पठ धातु अकर्मक हो गई? हम्म, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा कभी होने वाला और कभी ना होने वाला कर्म जिन धातुओं का होता है वे धातु अकर्मक नहीं कहलाते, ठीक है ना। ऐसा कभी होने वाला और कभी ना होने वाला कर्म जिन धातुओं का नहीं होता वे धातु अकर्मक कहलाते, ठीक है जी। आप मतलब उन धातुओं में क्या होगा, आप ये बता ही नहीं सकते कि इनका कर्म है, तो अभी उदाहरण देंगे अपने को। तो वे धातु अकर्मक कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से कर्म है जो सभी धातुओं में सदा रहते हैं, कभी आते जाते नहीं? ऐसे कर्म है देश और काल। ये कालादि कर्म तो सभी धातुओं में के सदा ही रहते हैं। ये तो आस सिंह धातुओं के भी होते हैं, पच पट धातुओं के भी होते हैं। क्रिया के कालादि कर्म न हो ऐसा कभी होता ही नहीं है। यदि ऐसा है तब तो सदा रहने वाले कालादि कर्म के रहते कोई धातु कभी अकर्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सभी के सामान्य कर्म है। ऐसी स्थिति में अकर्मक धातु कहीं भी न मिलने से अकर्मक पद घटित गति बुद्धि आदि सूत्र ये कहाँ काम करेंगे। इसीलिए अकर्मक का लक्षण करते हैं अविद्यमानम देश कालादि भिन्नम कर्म येषाम ते अकर्मकाः। जिनके देश कालादि कर्म से भिन्न कोई कर्म नहीं है वे अकर्मक कहलाती है। जिन धातुओं का वे धातु अकर्मक है, अकर्मक का अर्थ है असंभवत कर्मक। ऐसे धातु जिनका देश कालादि से भिन्न द्रव्य कर्म संभव ही नहीं है, तो आस सिंह स्था स्वप हस रुद, इनके कोई भी दूसरे कर्म संभव नहीं है, तो ये अकर्मक हो गए। द्रव्य कर्म और कालादि कर्म। तात्पर्य यह है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो कालादि कर्म। कालादि कर्म आपको कभी भी दृष्ट नहीं होंगे, दृष्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। परंतु द्रव्य कर्म हमेशा दृष्ट होगा। ध्यान दीजिए, ये जो द्रव्य कर्म कह दिया इसका मतलब क्या हो गया जी,
द्रव्य कर्म का मतलब क्या हो गया? इप्सित। द्रव्य कर्म का सीधा सीधा मतलब जो आप दिखेगा। क्रिया के द्वारा जो चाहते हैं वह द्रव्य रूप में परिणत है। आप कह देंगे कि भाव, मेरा भाव है, तो भाव तो क्रिया का ही अर्थ होता है और समय लगेगा, आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना? तो द्रव्य रूप में, तो तंदुल से ओदन द्रव्य रूप में दिखेगा आपको, गाय से दूध द्रव्य रूप में दिखेगा, ठीक है ना? ये ध्यान देना है, द्रव्य रूप हो गया। और हमारी बुद्धि द्रव्य रूप को ही पहचानती है, पर हम उसे कहने की देवदत्तः पठति। अब वो कहते हैं देवदत्तः ग्रंथम पठति, यहाँ पठ धातु का कर्म ग्रंथ है, अतः ये धातु सकर्मक है। और देवदत्तः पठति, यहाँ भी कर्म तो है ही, पर हम उसे कहना नहीं चाहते, अतः यह अविवक्षित कर्म है, हम कर्म कहना नहीं चाहते। किंतु आज सिंह आदि धातुओं के तो द्रव्य कर्म होते ही नहीं है, हो सकते भी नहीं। अतः कालादि कर्म से भिन्न कर्म का अर्थात द्रव्य कर्म का न हो सकना ही अकर्मकत्व का प्रयोजक हुआ, और कालादि कर्म का होना अकर्मकत्वा भाव का प्रयोजक नहीं हुआ। इस प्रकार कालादि कर्म अकर्मकत्व को भंग नहीं करते हैं और सकर्मकत्व का संपादन करते हैं। इस प्रकार ये आ शिंग स्था स्वप आदि धातु कालादि कर्म के होने से सकर्मक है और द्रव्य कर्म न होने से अकर्मक है, अतः ये सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। नई समस्या खड़ी करती उन्होंने। अब समस्या यह है कि भले ही इस रीति से अर्थात कालादि कर्म के होने से आस इत्यादि धातु सकर्मक सिद्ध हो रहे हैं, किंतु लोक में तो इनका भी अकर्मकत्वेन व्यवहार ही प्रसिद्ध है, इस व्यवहार का उच्छेद हो रहा है। इसके लिए भर्तृहरि कहते हैं कि जिन पच आदि धातुओं का कर्म द्रव्य होता है, लोक में उन धातुओं का सकर्मकत्वेन व्यवहार द्रव्य कर्म को लेकर किया जाता है। द्रव्य पद यहाँ कालादि भिन्न द्रव्य परक है। जिनका कर्म कालादि होता है उनके सकर्मक होने के बाद भी द्रव्य कर्म से युक्त न होने, ध्यान दीजिए शब्द, द्रव्य कर्म से युक्त न होने के पर लोक में उनका अकर्मकत्वेन व्यवहार होता है। यही बात सिद्धांत कौमुदी में कही है, येषाम देश कालादि भिन्नम कर्मम न संभवति तेत्रा कर्म कहा न त्वविवक्षित कर्मणोपि। जिनका देश काल आदि से भिन्न कर्म अर्थात द्रव्य कर्म नहीं होता, वे ही यहाँ अकर्मक है, यथा आसते शेते इत्यादि। जिनका द्रव्य कर्म हो ही नहीं सकता, अतः देवदत्त पठति देवदत्त पचति इत्यादि अविवक्षित कर्म वाले धातु यहाँ अकर्मक नहीं है। ये सब हम कर चुके हैं ना, इसलिए मैंने तेजी से पढ़ दिया है। ये चर्चा तो हम पर्याप्त कर चुके हैं, ये बात स्पष्ट है ना सभी को, जी। सकर्मक और अकर्मक की, है ना? हाँ। तो ये हमने पहले ही कर ली। हम पढ़ चुके हैं कि कर्म संज्ञा केवल द्वितीया करने के लिए नहीं की जाती है, अपितु लादी लादी प्रत्ययों को करने के लिए भी की जाती है। हमने यह भी जान लिया है कि या सिंह इत्यादि धातु कालादि कर्म होने से मुख्य उद्देश्य क्या है उनको इस चर्चा का, बताइए, इतनी विराट चर्चा का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्तरी कर्मणि रिलेटेड है। हाँ, कर्मणि प्रयोग के समय आप किसको प्रथमा से कहेंगे और किसको द्वितीया से कहेंगे, ये अभिष्ट है उनकी चर्चा का। ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए वो इतना घोट घोट के अपने को समझा रहे हैं। तो सोचिए वो कितने मतलब ध्यान से हर तथ्य को बात करते हैं, ठीक है? तो पाणिनि का सूत्र लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य कहता है कि लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थों में होते हैं। यही बात कौमुदी में कही है, अकर्मकाणाम कालादि कर्मणाम कर्मणि भावे च लकार इष्यते। वाक्यपदिकार भी कहते हैं अतस्तैः कर्म भीर धातुर युक्तो द्रव्यैर कर्मकः लस्य कर्मणि भावे च निमित्तत्वात् कल्पते। ये जो अपन ने तीन चार, चलिए अब अपना समय हो गया है,
तो अपन 10 मिनट में वापस जुड़ते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम आप सभी को। प्रणाम, धन्यवाद।
नमः पाणिनये। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। चलिए जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। चलिए जी। प्रणाम प्रणाम। तो प्रणाम महोदय। प्रणाम भगवान, आप सभी को प्रणाम। चलिए आइए जी। अपना निच चल रहा है। निच में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं जी? आकारांत हमने कर लिए है ना? आकारांत के सूत्र जल्दी जल्दी बोल दीजिए। क्या क्या प्रक्रिया है, डिफॉल्ट प्रक्रिया? अभी कुछ लोग जुड़े नहीं है ना? एक मिनट। हाँ जी। आकारांत में क्या विधि हो, प्रक्रिया चलेगी? श्रेयांश जी नहीं जुड़े हैं अभी, क्या बात है? उकागा। तो इन जनरल निच निच प्रक्रिया में जो आकारांत धातुओं से हमें पुक लगा हुआ दिखेगा। ठीक है जी। चलिए, और क्या हो गया उसके बाद? कितने भेद हो गए हमारे? तो दूसरा आगम कौन सा होता है अपवाद में? शा छा शा वाव युग का हम्म आगम। हाँ, युग का आगम होगा। सात छा सा वा व्या वेशाम वा व्येपाम युग। हाँ, तो यहाँ पर तो तीन तरह की धातु आ गई। क्या क्या ग्रुपिंग हुई हमारी? पोता शनि वाली ओत शनि तीन संप्रसारणी धातु। और एजंत। एजेंट संप्रसारिणी, संप्रसारणी। एजंत और एजंत। एजंत पा। एजंत पा। ठीक है ना? यही। अब बताइए, इसके अलावा क्या हुई धातुएं जो एक एक धातु है? अब यहाँ पर जो पा आई ना, यहीं से अपने को मामला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पाम में पा जो लिया है वो एजंत पा लिया। तो जो एजंत पा नहीं है, पा है, डिफॉल्ट पा है, जो आकारांत ही रूप में प्राप्त है, उसका क्या होगा? उसको क्या होगा? लुक आगम। लुक। लुक। पारक्षणे। लुगागमस्तु। हम्म तो लुगागमस्तु अस्तु तस्य वक्तव्य। तो क्या हो जाएगा? पारक्षणे को पालयति। फिर एक सूत्र आ गया। इसके लिए पूरा सूत्र बनाए धातु में जुक आगम। वो विदुन ने जुक। हाँ, तो वा धातु को क्या प्राप्त हो गया वहां पर? जुक आगम। ठीक है। और फिर बताइए, ये जो दो जगह जाता है, ला और ली धातु का सूत्र आ जाएगा। तो घी पिघलने वाला अर्थ अंदर क्लिक होना चाहिए। तो लीलोर नुग लुका वन्य तरस्याम स्नेह निपातने। तो क्या हो जाएगा वहां? ला धातु को, ला दूसरे नंबर पे कही है ना, तो दूसरे नंबर पर पहले नंबर ली को तो नुक का आगम है, ला को लुक का आगम है। तो लालयति। जब ये अर्थ नहीं होगा तो लापयति। फिर मित धातु कौन कौन सी थी? चार। ग्यास रा ग्लासना। ग्यास रा ग्लासना। तो यहाँ ग्ला और स्ना ग्लई से बने वाले हैं ये। तो ग्लई से बना ग्ला है। ग्लई से ग्ला कैसे हो गया जी? ग्लई से ग्ला। देश आदेश उपदेश उपदेश से। सिद्धि। आदेश उपदेश। आदेश। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या, यहाँ ये चारों धातु मिताम रस्व वाली हैं। तो मित, तो ये चार ही हैं। तो कौन कौन सी हो गई? ग्यास रा ग्ला स्ना। जब हमने आकारांत को यहाँ देखा तो आकारांत को उसमें भी देखिए, यक भी तो अपना पक्का रहना चाहिए। तो सार्वधातु के यक में आकारांत के लिए क्या प्रक्रिया थी? मस्त गा कुछ भी। प्रजाति संभले। हाँ,
केवल गुमास्ता कापा जहाती साम हली में पड़ी हुई धातुओं को तो क्या होगा? आ के स्थान पर दीर्घ इकार। ईत्व हो जाएगा, ईत्व हो जाएगा। तो दा को तो दीयते बनेगा। ठीक है, तो उसमें धातु गिन लीजिए, उसमें धातु गिनिए। गू में कितनी धातु हो गई? 4 चार। है, 4 ही होती है। नहीं 6 छह होती है। हाँ, लेफ्ट 4 4 दारूप, 2 2 दारू। धारू। हाँ, बोलिए तो। दान दाने, दुदाए दाने, हाँ, हाँ, दुदाए दाने, दान दाने, और 2 देंग उपखंडने, देंग रक्षणे, और 2 अवखंडने। याद होनी चाहिए। और धा में दुधाए धारण दुधाए पोषणयो, धारण और पोषणयो, और धेट भेंट पाने। पाने। बेल्ट पाने। ठीक है जी। और ये गुसंज्ञक तो यूं भी प्रसिद्ध है आकारांत के लिए सार्वधातुक प्रक्रिया में। अच्छा, एक मिनट, गायत्री जी, आप कौन से सूत्र कह रहे थे जो आपको लगे कि नहीं पढ़े हुए हैं पहले? नहीं अनिल जी, मेरा ही प्रॉब्लम मेरा ही था। मेरा इनिशियल पार्ट में मिस हो गया था। तो वो कल से हम स्मिता जी और मैं बैठ के वी स्टार्टेड अभ्यास। इनिशियल किसका? यही इसी निज में जो बिगिनिंग पार्ट में पहले किया था ना, वो मैं भूल गई थी। मेरी गलती थी। तो कल से हमने नहीं, स्टार्ट किया है। पर आप लोग, आपको याद हो गायत्री जी, तो हमने हाँ स्वतंत्र कर्ता के बाद जब तत्प्रयोजको हेतुश्च किया था, हाँ तो उस समय हेतु की संज्ञा की थी अपन ने। हाँ हाँ, किया था। वही बोल रही हूँ मैं। और मतलब मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ ये हाँ स्पेशली ये वाले सेशन का हाँ, कारण चल, का ठीक चल रहा है, बाकी समाज का ठीक चल रहा है, ये वाले का मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। बट फ्रॉम येस्टरडे वी स्टार्टेड, मतलब बिगिनिंग से वापस निज स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा स्लो जा रहा है लेकिन हो रहा है। अब हो जाएगा। हाँ। आ, आप में से जो श्रेयांश जी से परिचित या कनेक्ट हैं, वो कभी अब्सेंट नहीं रहते हैं। हाँ, आज मैं अब्सेंट है पूछती कोई हूँ बात? उनको, मैं अभी हाँ, फोन करती हूँ उनको। हाँ, वो मोस्ट रेगुलर्स में है। हाँ चलिए, जी। अब बताइए, यह घूमास्ता पूरा याद होना चाहिए जी, क्योंकि ये जो घू है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कैसे है, कोई कौन बताएंगे? सार्वधातुक प्रक्रिया की दृष्टि से घू क्यों इम्पोर्टेंट है? आकारांत में क्या होता है घू का? ई हल्ले घो हो, घू को अगू कह दिया, ई हल्य गो हो। वहां गु संज्ञ का तो गु संज्ञक धातुओं को ईत्व नहीं होता है, और आर्ध धातुक प्रक्रिया में गु संज्ञकों को ईत्व होता है। वहां क्या होता है? स्नाभ्यस्तयोर आतः में सारी लोप, अभ्यस्तों को क्या कह दिया? स्नाभ्यस्तयोर आतः से आ का लोप कर दिया। लोप। हाँ, और ई हल्य गोह में क्या कह दिया? हलादी यदि है तो आ के स्थान पर क्या होगा? ई, परंतु घू ई ई संज्ञकों को नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, यही प्रक्रिया है बस। वहां और कोई प्रक्रिया ही नहीं है। 2 सूत्र एक एक धातु के लिए विशिष्ट है, वो नीचे आप देख लीजिए। तो 3 सब सार्वधातुक प्रक्रिया आ सामने दिखना चाहिए। तो ये जो सार्वधातुक प्रक्रिया में स्नाभ्यस्तयोर आता है ई अल्य को, ये किस किस के लिए है? 2 के लिए, क्रियादिगण की धातुओं के लिए है। तो बताइए, क्रियादिगण की धातुओं का प्रभाव अपने यहाँ पड़ेगा क्या? आर्ध धातुक प्रक्रिया नहीं में पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने नहीं पहले है। ही इतना नहीं। हाँ, तो वो नहीं। आकारांत है ही नहीं। वो आकारांत है ही नहीं वास्तव में। वो तो स्नान के कारण आकारांत है। तो आर्ध धातुक में तो वो आकारांत है ही नहीं। फिर स्नाभ्यस्तयोर आता है। ठीक है, और फिर देखिए तो उसके बाद उसके बाद कौन सा आ गया? ई हल्य गोहो, वो ईत्व कहता है, और अगु है। ठीक है ना? चलिए, हलादी, हलादी अपित की बात करता है वो। तो जब वो हलादी अपित की बात करता है तो वो लिमिटेड किसके लिए हो गया? वो केवल और केवल सार्वधातुक प्रक्रिया के लिए। ठीक है जी। वहां पर आगे आइए तो, ई हल्य को वहां चला गया। अब बताइए यहाँ के लिए पहला सूत्र आकारांत धातुओं के लिए हमें क्या मिला? यक किया तब
यक में क्या मिला सूत्र? या वेपाम युक। घूमास्ता गापा जहाती साम हली। यक में क्या मिला? यक में घूमास्ता गापा जहाती यक साम हली। मतलब जी जी। हाँ, यक। देखिए, जितनी प्रक्रिया हम कर लें तो आकारांत कहने से सभी प्रक्रिया सामने आनी चाहिए। अब आज इकारांत की बताइए। तो यक में क्या प्रक्रिया हो गई आकारांत की? घुमास्ता गापा जहाती साम हली की पड़ी हुई धातुओं से तो आ को ई कर देंगे और बाकी सबको सीधा जोड़ देंगे। यही प्रक्रिया हुई। और निच में की आकारांत की प्रक्रिया तो बहुत सरल हो गई। कुल मिला के क्या करना है? बाई डिफॉल्ट पुक आगम और 15 विशिष्ट धातुएं हमने गिन ली। उसमें से 8 तो गिन ली हमने। सात छा, बोलिए सूत्र। सात छा, बोलिए। हाँ, सात छा साहब व्या व्या वेपाम या युक। वेपाम युक। युक। और फिर वो विधु नने जुक। ये तो हो गई सूत्र की बात। और फिर एक सूत्र हो गया लीलोर नुग लुक लुका वन्य तरस्याम स्नेह निपातन। ये 2 धातु को कहता है। और फिर लुगागमस्तु तस्य वक्तव्य पारक्षणे को। और आकारांत मित 4 हो गई, ग्यास रास ना और ग्ला। अब इकारांत बताइए। पहले निच जो कर रहे हैं उसको पकड़िए। तो कृंग जी नाम नौ, ये कल हमने कर लिया। तो कृंग जी नाम नौ, ये कौन सा प्रकरण आ गया 6-1 में? ये एच के स्थान पर होने वाला आत्व है। हाँ, एच की विषयता में जो आत्व होता है ना, वो बात कर रहे हैं। तो एच की विषयता में कर रहे हैं। तो जब एच कब होता है? जब गुण होने वाला हो। जब गुण होने वाला हो, वृद्धि होने वाली हो, तो एच होता है। ठीक है जी। तो ए ओ आई औ कब होगा? गुण वृद्धि के लिए ही होता है ये तो कहीं ई को, अब ई में कहा है तो इकारांत धातु कौन कौन सी कही? डुक्रीय, द्रव्य विनिमय, जी जय। और ई कौन सी कह दी यहाँ पर? कल देखा आप अध्ययन, लोगों ने? ईंग अध्ययन। हाँ, तो ये कह दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ इनको आत्व हो गया। तो आत्व को होते ही, जब ई को आत्व हो गया, तो बताइए आत्व होते ही डिफॉल्ट सूत्र कौन सा आ जाएगा? अति रीब ली उकागम री का। क्यों अति रीबली। अर्ति रीबली रीक नुई क्षमाय याताम पुंगणो। तो पुक आगम कर दीजिए। तो क्रापयति जापयति अध्यापयति। फिर मीनाति मिनोति दिंगाम ल्यपि च। यह सूत्र आ गया। इसने कौन सी 2 धातुओं को पकड़ लिया? लुमीय प्रक्षेपणे और मीय हिंसायाम होनी चाहिए शायद। ठीक है ना? तो उन दोनों को पकड़ लिया। तो उन दोनों को पकड़ के तो और एक दींग धातु को पकड़ लिया। तो ये तीनों ही है, आ गई। इनमें क्या कर दिया? जब इनको क्या होने वाला हो, अंत में ई बैठा है, तो बाई डिफॉल्ट क्या अचोय नीति से क्या प्राप्त है इनको? वृद्धि। 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 तो इनका एच होने वाला था, तो उसको उसकी विषयता में इनको क्या हो गया? निच लगते ही आत्व हो गया। आत्व होते ही ये क्या बन गई? माँ और दा बन गई। जब ये माँ और दा बन गई तो आकारांत हो गई। तो कौन सा सूत्र आएगा? अर्ति रीब ली री क्यों री क्षया याताम पुंगणो। पुक और जोड़ दीजिए, मापी दापी ये बन जाएंगी। फिर आप जो चाहे प्रत्यय लगा के दापयति मापयति बना दीजिए। ली धातु को विभाषा लीयते। ली धातु को क्या हो गया? विभाषा लीयते। अब ली धातु को और भी प्राप्त है पहले से। लीलोर नुग लुक वान्य तरस्याम स्नेह निपातने। तो ली को 3 काम प्राप्त हो गए। ली को क्या हो गया? जब ली को ले होने वाला था तो निच लगते ही क्या हो गया? ला हो गया। ठीक है जी। ला होते ही उसको बाय डिफॉल्ट तो लापयति हो गया। आरती रीब ली रीक नुई क्षमाए याताम पुंगणों से। ठीक है जी, लापयति। अब जब विकल्प से आ नहीं हुआ, उस समय जब ये ली ही रहा, तो क्या हो गया? ले करके लाययति। और जब स्नेह निपातन अर्थ में हुआ तो क्या हो गया? वहां लीलोर नुक लुकान वन्य तरस्याम से नुक आगम हो गया। तो क्या हो गया वहां पर? लीनयति। तो लीनयति, लाययति और लापयति, ये तीनों ही हम देखते हैं। इस लीन का तो हम बहुत प्रयोग देखते हैं जी। विलीन शब्द में हम देखते हैं। ठीक है जी।
अब देखिए, अब ची धातु ली, ची और स्फुर धातु में क्या हो गया उन्होंने, ची स्फुर और नो हो, तो ये उसकी कंटिन्यूटी में ही चल रहा है सूत्र। तो एच के स्थान पर आ, तो ची को तो प्राप्त ही है, वृद्धि प्राप्त है, उस वृद्धि को बांध के क्या हो गया, आ चा बन गया। जब चा बन गया तो अर्ति रीबली रीक नुई चमाय याताम पुंगणो, ये जब भी सूत्र बोलने का अवसर मिले ना बोलिए, तो वहां पर प हो गया, पुक आगम, तो चापी चापयति। जब इसको आ आदेश नहीं हुआ, जब इसको आ आदेश नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ऊपर विभाषा लीयते बैठा है, इस विभाषा लीयते से विकल्पे न प्राप्त हो रहा है। तो जब विभाषा है तो क्या हो गया, यहाँ पर ची को वृद्धि हो गई, चई, चई को परे में अच बैठा है, एचो ये वायावा लगे, चाय बन गया। तो चाई, चाई के चाययति, चाययति, ठीक है। और ये केवल स्वादिगण की धातु से बने। चुरादिगण का ची धातु क्या है, नान्य मितो हेतु। चुरादिगण में ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे, 7-8 सूत्र हैं ये, जो उससे ये मिता अहेतु, अहेतु। अब इसको ध्यान से पढ़िए। अब वो क्या कहते हैं, चुरादिगण की जो धातु है, कौन सी धातु कही जी इन्होंने, ची। ची। इसमें एक बात कही है जो कल अपन ने डिस्कस नहीं की। उन्होंने कहा अहेतु, इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र को वो कह रहे हैं नान्य, ये कौन से अंतर्गण में, नान्य मितो अहेतु, अहेतु, इस गण सूत्र से मित होता है अहेतु। तो निच कितनी तरह का लगता है जी, कुल निच कितनी तरह का लगता है, वार्षिक है और वार्षिक, हेतु है, वार्षिक। और ये तीसरा आया प्रयोजक हाँ। है। तो जो जो ये निच हम अन्य अर्थ हेतु। में लगाते हैं, जब स्वार्थिक नहीं होता है, सनादि होता है, तो वो जो निच है वो क्या होता है, हेतु अर्थ में होता है। यहाँ सूत्र में क्या कहा, अहेतु। तो जब टी से स्वार्थिक निच लगेगा, तब तो क्या हो जाएगा, वो मितो हो जाएगा, मित हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, ची को आदेश हुआ चा, ठीक है। चा तो चा, चा को क्या ह्रस्व हो हो गया, जाएगा। रस्व। तो वहां पर क्या होगा, चाययति, तो वहां पर चपयति बनेगा और चययति, चययति बनेगा। परंतु इसी ची में आपने निच लगाया स्वार्थिक, और अब हेतु अर्थ में आपने लगा दिया निच। तो नेर अनिटी, हमने सूत्र पढ़ा था नेर अनिटी, याद है क्या आपको, हाँ जी। नेर निटी सूत्र क्या कहता है, जब पहले से निच लगा हुआ हो और अब आप और निच लगाएं, तो फिर क्या होगा, अनिटी। एक अनिट का होने लोप हो पर जाता क्या, है। एक का लोप हो गया। तो अब ये हेतु अर्थ में बचा, वहां पर नहीं होगा इसको, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो मित, ये मित मान रहे हैं, वह अहेतु अर्थ में हुआ। वी धातु, देखिए वा भी स्पेशल थी और वी भी। वा धातु के लिए क्या सूत्र आया, प्रजने, वो विधो नने झुक, और वी के लिए क्या सूत्र आ रहा है, प्रजने वीयते। वीयते हे। तो वी धातु का प्रजन गर्भाधान अर्थ होने पर तो वृद्धि करके एच हो गया, उस एच के स्थान पर आ प्राप्त हो गया, ठीक है जी। तो क्या हो गया अपने को, वा वापयति, वपन करते हैं ना अपन, वपन बीज बोते हैं ना गाँवों में, जो किसान, वपन शब्द आता है, तो वो बीज केवल अपन तो स्थूल रूप में वही, तो गर्भाधान में भी तो बीज रोपना है, तो वो वपन वहां से बना है। वो बीज, बीजत्व, बीज को पुष्ट अंकुरित होने के लिए जब आप क्रिया आरंभ करते हैं, वो वपन है। तो प्रजन अर्थ नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो गया, सीधा सीधा हो जाएगा। तो वहां पर वाययति। वायति। हाँ। फिर भी धातु को हमने स्पेशली देखा था, भी धातु सदैव स्पेशल है। इसके लिए कोई सूत्र भी बना है क्या, भी धातु के लिए सार्वधातुक प्रक्रिया में, हाँ? है। विधि। विधि अन्यतरस्य।
हाँ, भियोन्यतरस्याम। अन्यतरस्य सब भी कहते ही पूरा भी आना चाहिए। तो वहां पर विभी बनाते थे अपन, विभेति बनाते थे ना। हाँ, वही। तो विभेते तो कहा है यहाँ पर, देखिए, विभेतेर हेतु भये। तो प्रयोजक कर्ता से इसमें भय किससे? अब उन्होंने निच का प्रयोग दे रहे हैं ना, तो देखिए उन्होंने उसको छांटना शुरू किया। तो उन्होंने क्या कहा, प्रयोजक कर्ता से जब भय होगा तो विभेतेर हेतु भय, हेतु से पता चला कि प्रयोजक कर्ता की बात करें। तो भी धातु का अर्थ भय है। विभेते, जब वो भय किससे हो, हेतु प्रयोजक कर्ता से हो, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विभेतेर हेतु भय आत्व हो जाएगा। तो आत्व हो जाएगा तो भी को क्या बन जाएगा, भा। भा भा से अर्ति रीब ली रीक नुई क्षमाय यातम पुंगणों से पुकागम भापयते, भापयते है जी। फिर देखिए अगला सूत्र, तो भी धातु इंपॉर्टेंट है। आज कोई भी पे काम कीजिए हरीश जी, हाँ जी भी धातु पे आज काम कीजिए। तो जी सार्वधातुक प्रक्रिया में भी का क्या होता है, और आर्ध धातुक में भी में यह तो यक तो हम पढ़ चुके हैं। जी और इसमें निच में देखिए एक ही धातु के लिए कितने सूत्र आ रहे हैं, विभेतेर हेतु भये, विस्म्योर हेतु भये, और जी यो हेतु भये पुक। जी मतलब ये स्पेशल है ना, जिस एक जी धातु के लिए पाणिनि भगवान इतने सूत्र व्यय कर रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण धातु है। और दूसरा लाभ क्या होगा, ये धातु अच्छे से तैयार होते होते हमारे आधा दर्जन सूत्र तैयार हो जाएंगे। जी आधा दर्जन सूत्र बहुत होते हैं जी। तो भी धातु को हम स्पेशल की लिस्ट में डालते हैं, 7 स्टार धातु है। क्यों है, देखिए, विभेतेर हेतु भय। तो विभेतेर हेतु भय से क्या हो गया, ये कौन सी निच प्रक्रिया है। हेतु भय आते ही, हेतु शब्द आते ही कौन सी प्रक्रिया चल रही है जी। खनिज खनिज तो वो इतना डिटेल में समझा रहे हैं, आप देखिए, वो ध्यान से देखिए क्या सूत्र आया, 1 6 1 56 का सूत्र है। 6 1 56 का सूत्र क्या कहता है, वो तो आत्व प्रकरण चल रहा है। तो जब प्रयोजक कर्ता से, इसका मतलब जब निच लगाओ हेतु अर्थ में लगाओ, तो हेतु अर्थ में लगेगा, ये जो इत्यादि गण की धातु है, तो चुरादिक तो है नहीं। तो जब निच हेतु अर्थ में ही लगेगा, तो जब भी निच लगेगा तो ये देखना है कि भय किससे लग रहा है। तो जब इसका प्रयोग ऐसा बनेगा जहां आत्व होके और पुकागम अपने को भाप यते, तो भाप यते अर्थ देखेंगे, जब प बीच में लिखा लिखा देखेंगे तो हम क्या समझेंगे, इसको प्रयोजक कर्ता से भय है, ये अर्थ में ये कहा जा रहा है। अब विस्मयोर हेतु भय क्या सूत्र आ गया, पद निर्धारण का। बहुत अच्छा, याद कर लेना इसको। तो बी धातु पद निर्धारण के लिए भी क्या है, स्पेशल है। तो इससे आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक है जी, तो आत्मनेपदी का ही। इसीलिए देखिए उन दोनों ने क्या कर दिया, आप ध्यान से देखिए एक साम्यता। 6, आप बताइए, तो भी धातु कैसी है, केवल आत्मनेपदी है क्या? नहीं उभयपदी है उभयपदी है। परंतु सूत्र में जो प्रयोग किया है, सूत्र में तो विभेते कहा है ना। जी मतलब वो कैसे कैसे करते हैं, कितना बारीकी से ध्यान रखते हैं। उन्होंने पहले 1 3 में इसको क्या कह दिया, कि जब ये हेतु भय अर्थ में आएगी, मतलब प्रयोजक कर्ता से भय, तो भी धातु का कैसा पद होगा, आत्मनेपदी भी आत्मनिपद। आत्मनेपद। और उसके बाद सूत्र बनाया है 6 1 56, तो उसमें उन्होंने आत्मनेपदी प्रयोग ही किया है, विभेतेर हेतु भय किया है ना, ध्यान रखा है ना जी उन्होंने। हाँ, फिर क्या कहा, भियो हेतु भये सुख, भियो हेतु भये सुख। तो क्या कहा, जब कर्ता से भय हो और आत्व न हो, तो भी धातु को वृद्धि होने के पहले सुख का आगम हो जाता है। ये 7 3 40 निकालिए तो 1 मिनट। ये ऐसा कैसे कह रहे हैं, दोनों जुड़े हुए होने चाहिए थे। 7 3 40 निकालिए तो।
भियो हेतु भय सुख। नहीं वहां प्रकरण क्या चल रहा है? इति यावत। हाँ, इति यावत नौ परत विधय इति यावत। तो नौ परे के काम कह रहे हैं। हेतु भय सुख, तो भियो हेतु भय सुख, जब कर्ता से भय हो, ये कैसे लाए? हेतु भय का है ना, ठीक है। तो भीषयते, तो भी विभेतिर हेतु भय, 6 1 56, ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा मुझे, इसमें हल्का सा संशय ये हो रहा है। ये जो यहाँ हेतु भय कहा, तो हेतु भय कैसे, ये कैसे कह सकते हैं कि कर्ता से भय हो? ये मेरा प्रश्न है। मेरी शंका समझ पा रहे हैं ना आप? ऊपर जब विभेतेर, विभेतेर हेतु भय कहा, तो हेतु भय का अर्थ हमने क्या किया? प्रयोजक कर्ता ये- से भय। और उसी पद का प्रयोग यहाँ है हेतु भय, तो फिर हम ऐसा कैसे ले रहे हैं? इसको मैं आज देखता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, सुख आगम होता है ये, तो भी से कितने तरह के रूप बने? भापयते, मुझे लग रहा है क्या अर्थ होना चाहिए? 6 1 56 है ना, ऊपर से विकल्प आ रहा है, विकल्प आ रहा है। तो विकल्प आने से जब इसको, जो विभेते, देखिए, जब विभेतेर हेतु भय कहा, तो उन्होंने भी को एत्व किया है। भी को क्या किया है? एत्व किया है ना। जी। तो जब इसको एत्व होकर आत्व होगा, तब तो हेतु भय अर्थ में इससे क्या होगा? आत्व। परंतु जब इसको भी ही रहा है, भियो का है यहाँ पर, भियो, जब भियो होगा तो वहां पर क्या होगा? जब भी ही रहा है, तब क्या होगा? इसको शुक का आगम हो जाए। जब इसको आत्व नहीं होगा तब तो शुक आगम होगा, और जब आत्व हो जाएगा तो पुक आगम होगा। ये शायद वो कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, अब देखिए नीचे कहा है, यदि कर्ता से भय न होकर किसी अन्य से भय हो, तब धातु के अंत को न तो आ होता है, न पुक आगम होता है, न ही शुक का आगम होता है। कब भी निच अचोइनिति सूत्र से वृद्धि करके भय, भेय, और फिर भाय, तो क्या बनेगा? भाययति। तो कुंचिकया एनम भाययति में डराने वाले से भय नहीं है, अपितु कुंचिका से भय है। ठीक है जी, ये उन्होंने अर्थ किए। स्मी धातु देखिए, स्मी धातु, तो स्मी धातु भी स्पेशल है, आप ध्यान रखिएगा। तो स्मी नित्यम स्मयते, नित्य कह दिया। हाँ देखिए, अपन सही हैं। 6 1 57 में उनको नित्य कहना पड़ा ना, 6 1 57 में नित्य कहना पड़ा। तो ये नित्य क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब ऊपर तक विभाषा चल रहा है, ऊपर विभाषा चल रहा है, तो अपन कुछ अर्थ में सही है। तो नित्यम स्मयते, तो निच परे होने पर स्मी धातु को अचोय नीति सूत्र से वृद्धि करके उसके स्थान एच के स्थान पर आ अंतादेश होता है। आकारांत होने से अर्ति रीबली री क्नुई क्या क्या हो गया? अर्ति रीबली री क्नुई क्षमाय याताम पुंगणो। ठीक है जी, तो ये लगा दीजिए। तो क्या हो गया? स्मी से विस विस्माप्यते, विस्माप्यते, वी उपसर्ग पूर्वक कहा है जी। तो स्मित, स्मी धातु क्या क्या चीज में आती है जी? अर्थ देखिएगा, इसको मुस्कुराना, बताइएगा जी। हंसना, श्मिंग, मुस्कुराना। हाँ श्मिंग धातु है ये। इसका अनुबंध क्या है? मूर्धन्य शकार मिंग, हाँ, श्मिंग। आत्मनेपदी होंगे ये तो होने के कारण। तो विस्मायते, और अकर्मक हो गई, अकर्मक हो गई ना। हाँ, प्री धातु, धुई प्रिय और नुग वक्तव्य, प्रिय और धू धातुओं को नुक का आगम होता है। तो नुक का आगम कितने को हो गया कुल?
नुक का आगम कितने को हुआ? एक पहले हुआ था ना, लीन यते, ली लीलोर लुग नुक वन्य तरस्याम, वहां से नुक आगम प्राप्त था, और यहाँ नुक और हो गया, तो कुल 3 को नुक आगम प्राप्त हुआ। ये सूत्र प्रश्न लिख लीजिए कहीं। निच प्रक्रिया में नुक आगम किन किन को होता है? 3 धातुओं को। कौन सी आई अभी? ली धातु आई, ठीक है ना। अब क्या आई? प्री और धू। तो धू तो उकारांत में चली गई, प्री प्री प्रीण नहीं, तो क्या नुक आगम प्रीणयति, प्रीणयति। फिर री ब्ली और री तो अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? रीप ब्लीप और रीप। अब पुकागम होने के बावजूद भी, इनकी उपधा में दीर्घ ई होने के बावजूद, पुकागम के निमित्त से पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाएगा। रेपयति ब्लेपयति रेपयति। अब उन्होंने इन और इक धातु यहाँ दी है, तो बताइए जो अपन ने पहले ई धातु पढ़ी थी वो कौन सी थी? कृंग जीणाम, वो कौन सी थी? प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन सी आ गई? इण और इक। इण धातु क्यों प्रसिद्ध है? इण गतौ, इण इण गतौ। वो इणो यण वाली धातु है, इणो यण। इणो यण आता है ना इयंग उवंग प्रकरण में, वो इणो यण। और इक धातु क्या प्रसिद्ध है? नित्यम अधिपूर्वक। ठीक है जी, तो अब कर लीजिए इसका। तो अबोधन अर्थ वाले इन धातु को घम आदेश होता है। नौ गमिर बोधने, तो निच प्रत्यय लगाया, तो बताइए इसके कितने और कितने अर्थ हो गए? तो घम आदेश हो गया, इण के स्थान पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इण धातु का तो स्वरूप ही बदल जाता है जी। तो इण धातु का क्या हो गया? 9 2 4 46 निकालिए, तो 2 4 46, 2 4 प्रकरण क्या है? आर्ध धातु का प्रकरण, आर्ध धातु के का अधिकार है 2 4 35 से, और ये धात्वादेश है, ठीक है। तो 46 आइए, तो इणो गा लुंगी बैठा है ऊपर सूत्र, इणो गा लुंगी, तो इण को वहां गा कर रहा है लुंग में, और यहाँ निच प्रत्यय परे होने पर इण को क्या आदेश हो जाता है? गम। कम इण को क्या आदेश हो जाता है? गम। इण का अर्थ ही क्या होता है? गति होता है जी। इण का अर्थ ही क्या होता है? गति। तो इण को गम आदेश हो गया निच प्रत्यय परे होने पर, तो गम आदेश हो गया। तो गम, गम से णिच लगाया, कुछ नहीं हुआ। उपदा में यहाँ पर क्यों नहीं हुआ जी? उपदा में तो ग आ गया, तो गाम होना चाहिए था ना, यहाँ गम ही क्यों रहा? जब गम आ गया तो क्यों नहीं हुआ जी? तो गमयति क्यों बन रहा है? गामयति क्यों नहीं बन रहा है? इसको मित है। सोचिएगा, कैसे पता चला? ये अवबोधन कैसे? अर्थ है इसके लिए। नहीं जी, आदेश है ना ये, हाँ आदेश है। तो आदेश सोचिएगा, आज बताइएगा, ठीक है ना। होना चाहिए ना, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? और बताइए, जब बोधत गद्यर्थ अर्थ में है जी कुछ कह गद्यर्थ रहे हैं? है इसलिए, हाँ गद्यर्थ है इसलिए वो आ, आकार नहीं हो रहा है, लेकिन सूत्र नहीं याद है मुझे। नहीं या आज याद कर लीजिए जी। तो अब बोधन अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा? अचोय नीति से वृद्धि, प्रत्ययी आय कर दीजिए, तो प्रत्यायति। ये जो 100% गलती कराने वाली धातु वो कौन सी हो गई है? ई, इण, ये। तो इन 3 धातुओं पर काम कीजिए, इनके सार्वधातुक रूप भी बनाइए, यक भी बनाइए, और ये भी बनाइए। तो इणवदिकः, इणवदिकः, इण धातु के स्थान पर इक धातु को भी घम आदेश हो जाता है। तो इण के और इक के रूप कैसे चलेंगे? समान चलेंगे। ये वहां भी पढ़ा था, इणवदिकः कहाँ पढ़ा था अपन ने? जब अदादिगण में आप कर रहे थे ना रूप, सार्वधातुक कहाँ? प्रकरण वहां में। भी। तो ई की तीनों धातुएं ये जो हैं, ई, इक और इण, ये तीनों ही बहुत प्रसिद्ध धातु है, और हमेशा गलती कराने के लिए 100% समर्थ हैं ये।
तो इन धातुओं को आज थोड़ा देखिए जी। अब बताइए वहां क्या करते थे ई में, यक प्रक्रिया में ई को क्या करते थे? अरे जी ऐसा नहीं चलेगा। माँ हमें डांटते थे, जो ही मैं आपको कह रहा हूं, मुझे डांटने का अधिकार नहीं है। यक में क्या होगा? आगे पाठ पीछे सपाट नहीं चलेगा। यक में देख के बताइए मुझे, देखिए बताइए यक में क्या होगा? इससे अरे एक ही तो सूत्र पढ़ा था जी। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। पृष्ठ संख्या खोलिए 144-45, और वहां पर अपवाद क्या आता था? श्वी धातु। श्वी श्वी धातु में क्या हो जाता था? संप्रसारण। और शींग धातु में क्या हो जाता था? अयंगी किंगिति। तो श्वी में तो ई दिखता था, पर हो जाता क्या था? श्रूयते। और श्वी शींग धातु में क्या हो जाता? शय्यते। इतना ही पाठ था वहां पर, तो ऐसे नहीं। और बताइए सार्वधातुक प्रक्रिया में ई जल्दी बोल दीजिए। पहला सूत्र क्या प्राप्त हुआ? ई को क्या करेंगे जब पित प्रत्यय परे है तो? जल्दी बोलिए। गुण। गुण करेंगे। गुण। सूत्र सार्वधातुक गुण होएगा सार्वधातुकार ऐसे हाँ निषेध हाँ। और जब अपित प्रत्यय आएगा तो क्या हो जाएगा? इणोया आदेश या ऐसे सबसे पहले गुण निषेध। गुण निषेध के अपवाद बोलिए। गुण निषेध के अपवाद सूत्र। इणो यण। इणो यण। अतिष्णु एरने कच्चा तीन एर ने काचो असंयोग पूर्व। और अतिष्णु अतिष्णु धातु ब्रुवाम यवोरी अंगु वंगु। दीदी वेवी के लिए विशेष सूत्र। दीदी वेविटाम और बोलिए दीदी वेवी टाम। दीदी और वेव्यो हो दीदी वेव्यो हो दीदी वेव्यो हो पूरा बोलिए। दीदी वेव्यो हो या बस दीदी वेव्यो ही है। अरे जी ऐसा कैसे चलेगा? देखिए आज। और सिंह सिंह धातु के लिए, सिंह धातु के लिए इनमें सार्वधातु के और पिंगो रूट हाँ, ऐसे पूरी प्रक्रिया अंगुलियों पर होनी चाहिए जी, तब मजा आता है। तो ई मतलब पूरा ई सामने दिखना चाहिए। वहां पर भी इन धातु स्पेशल था। हरीश जी आज आपका काम बढ़ेगा। जी। ई धातु है ना, कोई और को साथ लीजिए आपके साथ। ई धातु का आज व्यवहार डालिए पूरा। ई